जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 42वें क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का 41वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोग एनटीपीसी में पूछे गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग प्रीवियस एनटीपीसी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित उसी को डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका बोर्ड पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। ऐसे तो आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए और चौथा ऑप्शन है विटामिन सी। मेरे मित्र, आंसर आप सबों को पता चल गया होगा। बहुत सारे मित्र आंसर कर चुके होंगे मन ही मन, और बहुत सारे मित्र ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि गुरुजी थोड़ा सा विटामिन के बारे में डिस्कशन होना चाहिए। और चूंकि अभी लगातार हर कोई मित्र का एग्जाम है, चाहे वो आपका बीपीएससी टीचर का हो या फिर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपकमिंग वैकेंसी आरपीएफ है, एलपी है, एएलपी है आपका, या फिर किसी अन्य एग्जाम की बात करें तो आपको वहां पे विटामिन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मेरे ख्याल से विटामिन के बारे में बेसिक बातें आप सबों को जानकारी होनी चाहिए। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विटामिन जो है इसको हम लोग किस रूप में देखते हैं, तो एक पोषक पदार्थ के रूप में देखते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं कि सर पोषक पदार्थ क्या होते हैं, तो वैसे भोज्य पदार्थ या वैसे खाद्य पदार्थ जिसे हमारे शरीर के निर्माण में मतलब कह सकते हो हेल्प मिलती है, या हमारे शरीर के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमें हेल्प मिलती है, पोषक पदार्थ कहते हैं। और उसमें भी अगर हम पोषक पदार्थ की बात करें और उसमें भी विटामिन की बात करें तो आप सभी ये कह सकते हो कि ये आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाला अगर पोषक पदार्थ के रूप में हम लोग देखेंगे तो विटामिन को देखते हैं। आप सभी ध्यान में रखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें यह है कि जो विटामिन शब्द है इसका पहला प्रयोग, यानी कि विटामिन शब्द का पहला प्रयोग किसने करा था। तो मेरे मित्र, मान लीजिए आप डॉक्टर से दिखाने गए और किसी विटामिन के कमी से आपको कोई रोग हो गया है, डॉक्टर ने बोला आपको विटामिन ए बी सी डी ये खाना है, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर के कहे अनुसार उस विटामिन को फांक लेंगे। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि विटामिन शब्द का पहला प्रयोग किसने करा, तो आप सभी याद रखना सी फंक नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा? सी फंक नामक वैज्ञानिक ने करा। और मेरे मित्र, ये जो विटामिन है ये कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक आपका होता है जल में घुलनशील विटामिन, एक क्या होता है तो सर वाटर सॉल्यूबल विटामिन, जिसको हम लोग जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन की तो हम लोग किसको डिस्कस कर रहे होंगे, विटामिन बी एवं सी क्या होंगे, आप सभी याद रखना जल में घुलनशील। और वसा में घुलनशील की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विटामिन ए डी ई के ये सब क्या होंगे, तो सर वसा में घुलनशील होंगे। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश के 3 सक्रिय रूप हैं रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। तो आप सभी ध्यान में रखना, जब हम लोग बात करते हैं विटामिन ए की, किसकी बात करते हैं, विटामिन ए की, जिसकी कमी से रतौंधी या फिर जीरोप्थेल्मिया नामक रोग होता है, उसके 3 रूप देखने को मिलते हैं, रेटिनल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड। और मेरे मित्र, कई दफा हम लोग याद भी करते हैं कि जो विटामिन ए है इसका हम लोग रासायनिक नाम क्या पढ़ते हैं, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी रेटिनॉल पढ़ते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र, आप सभी के ऑप्शन में विटामिन डी भी है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि ये जो विटामिन ए है ये आपका किस प्रकार का विटामिन है, आप कहेंगे गुरुजी विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब यहां पे बात की जा रही है विटामिन डी की। आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर हम लोग इसके रासायनिक नेम की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, आप सभी कहेंगे कैल्सीफेरॉल। क्या कहेंगे, कैल्सीफेरॉल। और मेरे मित्र, कैल्सी से आप सभी याद रखना कैल्शियम, और कैल्शियम आपके हड्डी को क्या करता है सर, तो मजबूती प्रदान करता है। और विटामिन डी भी आपके हड्डी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन डी क्या करता है, तो आपके बोन को मजबूत बनाता है।
साथ ही मेरे मित्र अगर हम बात करेंगे विटामिन बी की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विटामिन बी जो है ये 11 प्रकार के विटामिन का समूह है। 11 प्रकार के विटामिन का समूह है। 11 प्रकार के विटामिन का समूह है, ठीक है। और साथ ही ध्यान में रखना कि विटामिन बी में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। और जब हम लोग बात करेंगे विटामिन बी1 की, किसकी बात करेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे, विटामिन बी1 की बात करेंगे तो इसका हम लोग रासायनिक नाम के रूप में क्या लिखते हैं, थायमीन लिखते हैं। मेरे मित्र विटामिन सी की बात करेंगे तो आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि किस विटामिन को एसिड के रूप में देखते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप सभी कहेंगे सर स्कर्वी रोग होता है। और मेरे मित्र अगर हम लोग बात करेंगे विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, तो ऑस्टियोमलेशिया कह सकते हैं या ऑस्टियोपोरोसिस कह सकते हैं। एक आपका बच्चों में होता है और दूसरा आपका वयस्क में होता है। मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है, क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन सुपर कंप्यूटर फादर की, यानी कि भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक की, तो किसका नाम लेंगे, तो सर हम लोग नाम लेंगे विजय पांडुरंग भाटकर। किसका नाम लेंगे, विजय पांडुरंग भाटकर। और ध्यान में रखेंगे कि ये विजय पांडुरंग भाटकर ने क्या करा था, तो सर जो पहला सुपर कंप्यूटर, यानी कि जो हम लोग बात करते हैं पहला इंडियन सुपर कंप्यूटर की, पहला अगर हम लोग बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो उसके निर्माण में आपका किसका योगदान था, तो सर विजय पांडुरंग भाटकर की। और जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो क्या है, परम 800। ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, आप सभी कहेंगे परम 800, ठीक है। और यहां पे जो सवाल पूछा जा रहा है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि पावर अल्कोहल डैश और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। केरोसिन, डीजल, फिर है सरसों और फिर है आपका पेट्रोल। मेरे मित्र आपसे सवाल करा जा रहा है कि पावर अल्कोहल किसका मिश्रण होता है। ध्यान में रखिएगा कि इसको हम लोग इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पावर अल्कोहल। और अगर हमें बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त करने की होती है तो हम लोग पावर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक किस रूप में, सर फ्यूल के रूप में, यानी कि ईंधन के रूप में। मेरे मित्र ये जो पावर अल्कोहल होते हैं इसका इस्तेमाल कहां पे होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो पावर अल्कोहल है इसका इस्तेमाल आंतरिक दहन इंजन में किया जाता है। कहां पे किया जाता है, आंतरिक दहन इंजन में किया जाता है। और ये पावर अल्कोहल है क्या, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो पावर अल्कोहल है ये 80% पेट्रोल प्लस 20% इथेनॉल। ध्यान में रखिएगा कि जो पावर अल्कोहल है ये 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल का क्या होता है, मिश्रण होता है। और मेरे मित्र जो सवाल करा जा रहा है कि पावर अल्कोहल डैश और एथिल अल्कोहल का मिश्रण होता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि एथिल अल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं, इथेनॉल भी कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इन सभी की बात की जा रही है, ये सब क्या है, आप कहेंगे गुरुजी क्रूड ऑयल है। क्या है सर, क्रूड ऑयल है। और साथ ही इसको हम लोग पेट्रोलियम सब्सटेंसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस भी कहते हैं। और मेरे मित्र अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सरसों के तेल की, किसकी बात करेंगे, सरसों के तेल की, तो आप सभी कहेंगे कि सर ये तो एक हमारा जैविक पदार्थ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमें सरसों के पौधा से प्राप्त होगा, राई उसको पेरेंगे तो फिर हमें तेल निकलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, एलोट्रॉप्स नहीं है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है और हमें नहीं लगता है कि आप में से कोई भी मित्र इसमें कंफ्यूज करेंगे। क्वेश्चन करा जा रहा है कि कार्बन का अपरूप नहीं है। आप सबों को मालूम है कि जो कार्बन है इसके अगर एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम लोग हीरा को देखते हैं, ग्रेफाइट को देखते हैं और बकमिस्टर फुलेरीन को देखते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फुलेरीन भी कहते हैं। तो आपके ऑप्शन में फ्लोरीन दिया हुआ है, आप कहेंगे सर ये तो हमारा कार्बन का एलोट्रॉप्स होगा, हीरा भी कार्बन का एलोट्रॉप्स होगा, जबकि ग्रेफाइट भी क्या होगा सर, कार्बन का एलोट्रॉप्स होगा। अगर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की तो आप कहेंगे सर ये तो गैस है, ये कार्बन का अपरूप थोड़े है। सवाल पूछा जा रहा है कि अपरूप नहीं है, तो आप कहेंगे सर
सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे अगर हम लोग कार्बन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कार्बन की बात करेंगे, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि कार्बन आपका क्या है? आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा अधातु है, यानी कि नॉन मेटल के कैटेगरी में हम लोग इसको रखते हैं, और ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर के क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा के आधार पर हम लोग 2 और 4 लिखते हैं, और अगर उप कक्षा के आधार पर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी ये 1s2 होता है, और फिर क्या होता है? 2s2 और 2p2 होता है। क्या होता है सर? 1s2, 2s2, 2p2। तो ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा, ये आपका उप कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ध्यान में रखेंगे सब सेल के आधार पर EC हम लिख दे रहे हैं, EC4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो है ये आपका कक्षा आधार पर क्या होता है, यानी कि सेल के आधार पर, कक्षा आधार पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो याद रखिएगा ये आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सरल सा सवाल, आप सभी इसका आंसर कर लेंगे। पूछा जा रहा है कि बार्क का पूर्ण रूप क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। पहले ऑप्शन में भाभा एटॉमिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, नहीं होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही सरल सा, कि एड्स का पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। किस ऑप्शन में है सर? पहली ऑप्शन में है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि मैरी क्यूरी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो भाई मेरे याद रखिएगा कि मैरी क्यूरी और इसके हस्बैंड पीरे क्यूरी को, दोनों को साथ में नोबेल पुरस्कार मिला था, और भौतिक और रसायन विज्ञान दोनों में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मेरे मित्र एक खास बात आप सभी ध्यान में रखना कि जो मैरी क्यूरी की बेटी थी, दोनों बेटी को भी क्या हुआ है? तो सर नोबेल पुरस्कार मिला है। और ध्यान में रखेंगे कि एक को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस महिला वैज्ञानिक की, निम्नलिखित में से किस महिला वैज्ञानिक को के पुत्री को भी नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आप सभी कहेंगे मैरी क्यूरी। और साथ ही यह भी ध्यान में रखना कि निम्नलिखित में से किस महिला वैज्ञानिक को सर्वप्रथम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला, तो आप कहेंगे मैरी क्यूरी। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था? बताइए, अभी जस्ट हम बताए हैं पहले दूसरे क्वेश्चन में, आप कहेंगे गुरुजी परम। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला क्या होता है? चला आप सभी कहेंगे गुरुजी CaOCl2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के लिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट पाउडर का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। पानी को कीटाणु रहित करने के लिए, इसके लिए तो हम लोग करते हैं सर। रसायन में ऑक्सीकरण, ध्यान देंगे, रसायन में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए भी हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेड बनाने में सर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ईस्ट का करते हैं। कपास की ब्लीचिंग किसी का भी करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, तो सर ये भी हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है नहीं किया जाता है। क्या पूछा जा रहा है? नहीं किया जाता है। आप कहेंगे ब्रेड बनाने में नहीं किया जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, जो आपने यहां पे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कह रहे हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कभी कभी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। तो आप सभी कंफ्यूज मत हो जाना, ब्लीचिंग पाउडर को ही क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर तो याद करते ही हैं, इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, आपके लिए उपयोगी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? C++, स्विफ्ट, जावा, पाइथन। क्या होगा इसका आंसर? अब बहुत सारे मित्र कंफ्यूज होंगे यहाँ पे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो हम लोग तो C++ भी कहते हैं, साथ में क्या कहते हैं? पाइथन है, फोर्ट्रेन है, कोबोल है। मेरे मित्र आप सभी पहला तो ये ध्यान में रख लीजिए कि अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज की, किसकी बात करेंगे? कंप्यूटर लैंग्वेज की। तो आप सभी ये ध्यान में रखना,
कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं चला वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका मशीन कोड लैंग्वेज। पहला कौन सा होता है? मशीन कोड भाषा। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? तो सर दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज, यानी कि असेंबली भाषा। और तीसरा क्या होता है? तो सर तीसरा होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और मेरे मित्र हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो सी प्लस प्लस, जावा, फिर पाइथन, आपका स्विफ्ट, ये सब आ जाते हैं। लेकिन आपको ये गौर फरमाना होगा कि जब हम लोग सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो सिर्फ 2 ही बार प्लस प्लस की चर्चा करते हैं। सी प्लस प्लस कहने का मतलब 10-20 बार प्लस प्लस कहते, वो नहीं होता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब आप ये समझा रहे हो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाएगी, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की बात की जाएगी, तो स्विफ्ट, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस सब आएगा, तो हम यहाँ पे ऑप्शन अशुद्धि को सेलेक्ट करेंगे? बिल्कुल चला सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी प्लस प्लस 2 बार नहीं लिखा हुआ, यानी कि प्लस का साइन 2 बार नहीं है, 4 बार है। तो आप कहेंगे सर ये तो कंप्यूटर का कोनो लैंग्वेज नहीं होगा। कंप्यूटर का लैंग्वेज सी प्लस प्लस जो है उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे सी प्लस प्लस को गलत रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? आप कहेंगे सर इस तरह का कोई लैंग्वेज ही नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि किस जंगम जोड़ की 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले, किसी जंगम जोड़ की 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? सेरेब्रो स्पाइनल द्रव, इंटरस्टियल द्रव, मेरे मित्र ये इंटेस्टिनियल द्रव होगा, ठीक है, जिसको हम लोग आंत रस बोलते हैं, साइनोबियल द्रव, फिर है एमनियोटिक द्रव। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं अपने बॉडी में ज्वाइंट की, तो ये जो आपका कुल्हा है सर, यहां पे ये आपका मूव कर रहा है, आपका जो घुटना है वो मूव कर रहा है सर, ये आपका मूव करता है। आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि आपके बॉडी में जहां जहां पे हड्डी का ज्वाइंट है उस ज्वाइंट पे क्या पाया जाता है? तो सर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम लोग साइनोबियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। और ये साइनोबियल फ्लूइड दोनों हड्डी के जोड़ में मूवमेंट को क्या करता है? सर बैलेंस रखे हुए रहता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि किसी जंगम जोड़ की 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी साइनोबियल फ्लूइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनोबियल फ्लूइड कहा जाता है। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये जो सेरेब्रो स्पाइनल द्रव है ये कहां पाया जाता है? तो ध्यान में रखेंगे सेरेब्रो, तो सेरेब्रो से हम लोग अंदाजा लगा लेंगे कि सर ये तो सेरिब्रम यानी कि मस्तिष्क का हिस्सा है। बिल्कुल, आप सभी ध्यान में रखना। अगर हम लोग बात करेंगे मस्तिष्क एवं स्पाइनल कोड की, किसकी बात करेंगे? मस्तिष्क एवं स्पाइनल कोड की। तो मस्तिष्क और स्पाइनल कोड में आपको क्या देखने को मिलेगा? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव मिलेगा। नेक्स्ट इंटेस्टिनियल द्रव की बात करते हैं तो सर ये यहां पे हिंदी उच्चारण इसका गलत लिखा हुआ है। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? इंटेस्टिनियल जूस कहेंगे, ठीक है, जिसको आंत रस बोला जाता है। और आप सबको मालूम है कि ये आंत रस कहां मिलेगा? आप कहेंगे सर ये तो हमारे पाचन तंत्र में मिलेगा। बिल्कुल। अब ये एमनियोटिक द्रव की बात की जा रही है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि एमनियोटिक अगर द्रव की बात करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड की, तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान मां के गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं वो जो फ्लूइड से चारों तरफ से घिरे हुए रहते हैं उसी फ्लूइड को एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है। तो हम ये यहां पे कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में पल रहे बच्चों के चारों तरफ का द्रव क्या कहलाएगा? आप सभी ध्यान में रखना, एमनियोटिक फ्लूइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
एमनियोटिक फ्लूइड कहलाएगा। तो ये चारों फ्लूइड जो आपके बॉडी से संबंधित है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे हैं तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 कि दिसंबर 2008 में भारत सरकार ने इंस्पायर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम इनमें से किसका संवर्धन करने से संबंधित है? आप सभी ध्यान में रखना कि दिसंबर 2008 में भारत सरकार ने क्या करा था, एक इंस्पायर योजना का प्रतिपादन किया था। इस योजना का क्या महत्व था? इस योजना का महत्व था कि जो भारत के युवा साइंस में मतलब कह सकते हो कि इंटरेस्टेड हैं, जो रुचि रखते हैं, उसको साइंस की तरफ आकर्षण और बढ़ाना, और जो उसका रिसर्च वगैरह है उसमें उसको सरकार की तरफ से मदद किया जाना, और साथ में अगर वो साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो उसकी रोजगार की भी व्यवस्था कराना। और इस योजना के तहत 30 लाख युवाओं को क्या किया जाता है सर, सेलेक्ट किया जाता है। और आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो इंस्पायर कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है, यानी कि आप कह सकते हो साइंस एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ये चीजें आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दिसंबर 2008 में भारत सरकार ने जो इंस्पायर कार्यक्रम लॉन्च किया था वो किससे संबंधित है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी में जो प्रतिभावान छात्र हैं उसके मतलब कह सकते हो रोजगार की परख या किसी रिसर्च वगैरह के लिए सरकार क्या करती है सर, मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट ब्राउजर का क्या मतलब हुआ मेरे मित्र? अगर आपको कोई भी चीज सर्च करना होता है तो आप क्या करते हैं सर, गूगल पे जाते हैं। तो गूगल आपका इंटरनेट ब्राउजर है, ध्यान में रखेंगे। गूगल का जो क्रोम है वो इंटरनेट ब्राउजर है। अब इसी तरीके से अब तो हम लोग 4G 5G में जी रहे हैं, सभी के पास 4G 5G फोन अवेलेबल है। लेकिन जरा सा याद करो, जब आप नोकिया 2690 मोबाइल यूज करते थे, नोकिया 3100 यूज करते थे, उस समय हमारे पास इंटरनेट ब्राउज करने के लिए क्या होता था? तो सर याहू होता था या फिर बिंगो होता था, और फिर बाद में लेटेस्ट वर्जन क्या आया, ओपेरा मिनी आया। जब ये सब बहुत स्लो काम कर रहे थे तब कौन आ गया सर? तो सर क्रोम आ गया, और हम लोग क्रोम का यूज कर रहे हैं। तो मेरे मित्र जो हम लोग क्रोम की बात करते हैं या फिर जो फायरफॉक्स जिसका पूरा नाम मोजिला फायरफॉक्स है, ये क्या है? आप कहेंगे सर इंटरनेट ब्राउजर है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो सफारी है ये भी क्या है, एक इंटरनेट ब्राउजर है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो सर सफारी जो है ये एप्पल प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है, यानी कि अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो उसमें एक ब्राउजर के रूप में सफारी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पांडा कोई भी इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल सा कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी बात की जा रही है टॉर्च में समांतर किरण पुंज। टॉर्च जलाते हो चला तो आपको पैरेलल लाइट मिलता है ना, ऐसे अगर मान लो ये आपका टॉर्च है, यहाँ पे ये जल रहा है तो आपको इस तरह का लाइट मिलता है। आप कहेंगे बिल्कुल मिलता है। ये समांतर किरण पुंज है ना, क्यों? क्योंकि सभी प्रकाश की किरणें क्या है सर, समांतर दिखाई पड़ रही है। उसी तरीके से जब आप सर्च लाइट की बात करते हो, सर्च लाइट कोल माइंस में जो लोग मतलब हेड में पहने हुए रहते हैं उसको हम लोग हेड लाइट भी कहते हैं सर। और वाहन की हेडलाइट, आप सभी बाइक चलाते होंगे, जब लाइट ऑन करते हैं तो सर जो उससे प्रकाश निकलती है वो एक पैरेलल बीम के रूप में निकलती है। चूंकि मेरे मित्र जो प्रकाश की किरणों का ये पैरेलल फॉर्मेशन होता है वो सबसे ज्यादा अवतल दर्पण के द्वारा होता है, इसीलिए जो टॉर्च है, सर्च लाइट है और जो वाहन की हेडलाइट है, इन सभी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप याद रखना, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र इतना ही नहीं, अगर बात की जाएगी किसकी, अगर बात की जाएगी सोलर कुकर की, किसकी बात की जाएगी? सोलर कुकर की। तो आप सभी कहेंगे सर अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आप सभी ध्यान में रखना सर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और मेरे मित्र बेलनाकार दर्पण का उपयोग हम लोग बेसिकली किसके लिए करते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे सजावट के लिए करते हैं। किसके लिए? सजावट के लिए, जिसको हम लोग सिलेंड्रिकल मिरर कहते हैं। और बाइफोकल तो हम लोग मिरर नहीं कहते हैं सर, बाइफोकल लेंस की बात करते हैं। और बाइफोकल लेंस जो है किसे ठीक करने के लिए हम लोग करते हैं? प्रेस बायोपिया। क्या होता है? तो सर इसमें व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है और ना ही निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, उसका ट्रीटमेंट बाइफोकल लेंस के द्वारा करते हैं।
ध्यान में रखिएगा कि लेंस बेलनाकार भी होता है और जिस किसी व्यक्ति को दृष्टिवैषम्य यानी कि एस्टिग्मेटिज्म हो जाती है उसको ठीक करने के लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग करते हैं, तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सर, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण का नाम बताएं। सर मैंने कई बार बताया है, SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स कहते हैं सर इसको, GSLV जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, PSLV आप सभी कहेंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। अगला है कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का एक उदाहरण है, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में OS बोलते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है सर, एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है। मेरे मित्र, जब चांदी आपका गंधक के साथ यानी कि सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है तो सिल्वर सल्फाइड बना लेता है और इसका रंग कैसा होता है, काला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे आप सभी ध्यान में रखना कि चांदी, सोना ये सब हाइड्रोजन के नीचे पाए जाते हैं, कहां पे, अभिक्रिया श्रेणी में। जाहिर सी बात है कि ये कम अभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन कुछ एक केस ऐसा होता है जहां पे जो है सिल्वर किसी अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है और वो भी धीरे धीरे। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि सबसे ज्यादा अधातवर्धनीय या फिर सबसे ज्यादा आप कह सकते हो तन्य धातु की नाम बोली जाएगी तो हम लोग सोना और चांदी को प्रेफर करेंगे। और साथ ही अगर हम बेस्ट कंडक्टर की बात करेंगे, सर्वोत्तम चालक, तो सर उसमें चांदी आएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि सर्वोत्तम चालक चांदी आएगा, क्यों? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अन्य धातुओं की अपेक्षा कम होती है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं सर, उत्तम चालक के रूप में तांबा देखते हैं। तो कोई भी चीज जो हमारे लिए यूजेबल है वो सिर्फ बेहतर है इस आधार पे नहीं हो सकता है सर, वो हमारे पहुंच तक भी होनी चाहिए और आम जनता के पहुंच तक भी होनी चाहिए, तब वो सबों के लिए क्या होगा, सर्वमान होगा। क्योंकि चांदी सर तांबा से महंगा होता है, इसीलिए हम लोग तांबा को उत्तम चालक और चांदी को सर्वोत्तम चालक के रूप में देखते हैं। अगला बड़ा ही सरल सा कि निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं। आप कहेंगे XX, XY रहेगा, आप कहिएगा सर लड़का। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। मेरे मित्र, रैम जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं आंतरिक हिस्सा है, मदरबोर्ड भी आंतरिक हिस्सा है, वीडियो कार्ड भी हिस्सा है, लेकिन फ्लैश ड्राइव जो हम लोग पहले USB ड्राइव लगाते हैं सर, उसी को फ्लैश ड्राइव बोला जा रहा है। ये कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है, ये बाहर से एड ऑन किया जाता है। नेक्स्ट है कि पशुओं के इनमें से किस फाइलम में उनके पैर जुड़े थे, ऑर्थोपोडा जिसको क्या बोला जाता है सर, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ भी बोला जाता है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 21 चंद्रमा के लिए भारत के पहले अंतरिक्ष यान मिशन चंद्रयान-1 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, PSLV C11। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, आपके आगे के सभी एग्जाम के लिए ये उपयोगी होगा। जब भी सवाल करा जाएगा कि जो हमारा चंद्रयान-1 था उसमें किसके द्वारा, चंद्रयान-1 का जो मिशन था उसमें जो हमारा लॉन्च व्हीकल्स था उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे PSLV C11। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि ताम्र अयस्क है, बोले तो तांबा का अयस्क है। तांबा का अयस्क आप कहेंगे चाल्कोपैराइट, क्यूपराइट, साथ ही सर मेल्काइट। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की बात करेंगे, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की बात करेंगे, आप कहेंगे लोहा के अयस्क के रूप में देखेंगे। और क्रोमाइट की बात करेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी क्रोमियम के अयस्क के रूप में देखेंगे। क्रोमाइट की बात की जाएगी तो किसके अयस्क के रूप में देखेंगे, क्रोमियम के अयस्क के रूप में देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री, दक्षिण यमुनोत्री। बहुत ही आप कह सकते हो मतलब एक सही लेवल का क्वेश्चन है और अभी जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस तरह के टेक्नोलॉजिकल सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और आप उसको छोड़ करके आते हैं। ध्यान में रखेंगे यहाँ पे अंटार्कटिका में भारत का क्या है सर, अपना एक मतलब कह सकते हो साइंस रिसर्च सेंटर है। और अगर बात की जाए अंटार्कटिका में भारत के पहले विज्ञान अनुसंधान केंद्र की, तो वो क्या है आपका दक्षिण गंगोत्री। पहला विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो आपका अंटार्कटिका में स्थित है वो क्या है सर, दक्षिण गंगोत्री। और अगर हम बात करेंगे दूसरा आपका रिसर्च सेंटर की, तो दूसरा रिसर्च सेंटर क्या है आपका, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे मैत्री
अनुसंधान केंद्र, जो कि कहां स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है। किससे संबंधित है, भारत से संबंधित है। और तीसरा आप कह सकते हो ये नवीनतम भी है, जो तीसरा आपका अनुसंधान केंद्र है वो क्या है सर, अंटार्कटिका में भारतीय, जबकि दक्षिण यमुनोत्री नाम से अंटार्कटिका में भारत का कोई भी अनुसंधान केंद्र नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है E300 का सामान्य नाम बताइए। तो ध्यान में रखेंगे E300 एस्कॉर्बिक एसिड को बोला जाता है, जो कि आपका विटामिन सी में देखने को मिलता है। बाद बाकी विटामिन ए आप सभी ने अभी जस्ट देखा है, डी को भी जस्ट देखा है, विटामिन बी को भी जस्ट देखा है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। आकार में परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अब आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, तो आपको वहां पे लक्षण के रूप में क्या देखने को मिलेगा। आप सिंपली इसको रासायनिक अभिक्रिया लक्षण भी कह सकते हो। क्या देखने को मिलेगा, तो आप सभी देखेंगे कि सर गैस की उत्पत्ति हो रही है, यानी कि गैस इवोल्यूशन होगा, या फिर क्या होगा, तो सर अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा, चेंजिंग ऑफ स्टेट देखने को मिलेगा। साथ में क्या देखने को मिल सकता है, हीट चेंज देखने को मिल सकता है सर, यानी कि उष्मा में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कलर में चेंजिंग देखने को मिल सकता है, यानी कि रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। या फिर मेरे मित्र प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, बोले तो अवक्षेप का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। दैट मीन्स इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिम्टम्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण की, तो कहीं पे भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो यह संभव है कि सर गैस का उत्सर्जन हो सकता है, पदार्थों के रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, अवक्षेप निर्मित हो सकता है, उष्मा में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, और साथ ही अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन कहीं पे भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो आकार में परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो जो सवाल करा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। आप सभी कहेंगे आकार में परिवर्तन यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। क्या हुआ है, भौतिक में परिवर्तन, क्योंकि किसी भी वस्तु के अगर हम आकार में परिवर्तन ला रहे हैं तो सिंपली ये कहेंगे कि सर उस आकार को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और आकार में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के गुण ऐसे भी नहीं है। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था। अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। इस डेट को एज इट इज याद रखिएगा। अगला कि मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष सर अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। इसमें तो कोई लाग लपेटा ही नहीं है सर, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती है में योगदान नहीं करता है। तो सर जो अपसारी विकास होता है ये मौजूदा जातियों से नई जातियों में जब विकसित होता है तो उसमें इसका कोई योगदान नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि अनुवांशिक प्रवाह का क्या होता है सर, योगदान होता है। नेक्स्ट बात करें सर, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, प्लॉटर। आप कहेंगे सर पीछे के सेट में भी आपने पढ़ाया था कि जो प्लॉटर है ये क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, यानी कि जो हम लोग मोबाइल के थ्रू किसी भी फाइल या डाटा को शेयर करते हैं, इसमें आपका कौन सा ऐसा है जो फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। तो ध्यान में रखेंगे पुश बुलेट, सुपर बीम और एयरड्राइड ये आपका फाइल शेयरिंग ऐप है, जबकि सरफ्लाई जो है ये फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 की .psd किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है। याद रखिएगा जो हम लोग कंप्यूटर में फोटोशॉप की बात करते हैं तो एडोब फोटोशॉप का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है सर, .psd होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। सर जो समजात अंग होते हैं इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर और जो उत्पत्ति होती है वो समान होती है, लेकिन कार्य क्या होते हैं सर, भिन्न होते हैं। नेक्स्ट कि लैंगिक प्रजननशील प्रणालियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। आप कहेंगे गुरुजी 2 मौजूद होता है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत का अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान में रखिएगा अनुवांशिकी के लिए जॉन ग्रेगर मेंडल ने 3 नियम दिए थे और 3 नियम में पृथक्करण का सिद्धांत,
प्रभुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत है, और यही 3 नियम है। जबकि यहां पे जो बायोपिक्स का सिद्धांत किया जा रहा है, कहा जा रहा है, वो आपका ग्रेगर मेंडल का वंशानुगति सिद्धांत नहीं है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी तब तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल, और ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा रहा हूं इसलिए क्योंकि यहां से आप ये याद कर लेंगे कि ग्रेगर मेंडल के जो अनुवांशिकी के सिद्धांत थे वो कितने, आप कहेंगे 3। कौन कौन सा? तो सर पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत, और साथ में बात करेंगे स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत। और मेरे मित्र, आपके इस सेट में टोटल 34 क्वेश्चन थे, और मुझे उम्मीद है कि यहां तक के सभी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और दोबारा इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो मुझे यह भी उम्मीद है कि आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।